है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है कुरानी देखिए, बहुत फ़ायदा होता है इससे। ये दुआ पढ़ा कीजिए, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ मज़दरी से और बुख़्ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ क़र्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहते हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। हज़रत अली ग़ुलाम रसूल पाक के और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। वो फरमाते हैं कि मैं इंसानों से कि किसी हर इंसान की अच्छाई तलाश करो, दूसरे के अंदर अच्छाई देखो और अपने अंदर बुराई देखो, ताकि अपनी बुराई को सही कर सको। ठीक है ना? हम उल्टा करते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके हर पेपर में काम आएगा, इवन एसए में भी काम आएगा। आज हम वो काम कर रहे हैं। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ वन थी, इसने 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया। ये किस फैमिली की थी, याद रखिएगा, ये ट्यूडर फैमिली की थी। सबसे आखिरी लाइन में देखिए, हाउस ऑफ ट्यूडर, इसको हॉट कहता हूँ मैं, छोटी हॉट। तो हाउस ऑफ ट्यूडर को मैं कहता हूँ हॉट। ये हॉट फैमिली की थी, एलिजाबेथ नाम था इसका, और ये 1558 में मलका बनी और 1603 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसकी हुकूमत जो है वो कितने साल रही? 45 साल रही। 45 ईयर्स इसने इंग्लैंड पे हुकूमत की। तो ये मलका बनी, तो इसने मीटिंग की बिजनेसमैन से। इंग्लैंड का बड़ा बुरा हाल था, गरीब लोग थे इंग्लैंड, याद रखिएगा। 1600 में इंग्लैंड बहुत गरीब था। ये जो आज इंग्लैंड नज़र आता है वो ऐसा नहीं है। इन्होंने इंडिया चाइना को लूट के खाया और अमीर बन गए। इनके पास तो रोडें नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। अच्छा, इस मलका विक्टोरिया ने इसी कंपनी को 258 साल के बाद बंद कर दिया, जब ये मलका बनी विक्टोरिया। ठीक है, तो ये कंपनी, अजीब गरीब बात है, ये इस मलका ने 63 ईयर्स हुकूमत की और एलिजाबेथ ने 45 साल हुकूमत की। औरतों की उम्र बड़ी होती है ना, इतनी लंबी लंबी हुकूमतें करती हैं। ठीक है ना, उमर शरीफ नहीं कहता है कि ये औरतें जो हैं वो देर से मरती हैं। तो बाहर मैं मजाक कर रहा था। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया थी, इसने कंपनी को बंद किया 1858 में। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे कि कंपनी क्यों खुली और क्यों बंद हुई। तो यही बेसिकली एक बहुत बड़ा सिलेबस है। 218 बिजनेसमैन थे, वो मलका से मिले और कहने लगे कि हमें ईस्ट में जाके, यानी इंडिया में जाके बिजनेस करने की इजाज़त हो, लेकिन हमारे अलावा किसी और को इजाज़त नहीं, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, हमें ही दीजिए। इस अमल को कहते हैं मोनोपोली, यानी हमें मोनोपोली दें। मलका ने कहा, मोनोपोली दे दूंगी, लेकिन 15 साल की दूंगी, और ये बताओ तुम मुझे क्या करके दोगे? तो उन्होंने कहा, हम आपको 4 लाख पाउंड सालाना देंगे। मलका की तो आंखें, क्वीन एलिजाबेथ की आंखें फट गई, सोच भी नहीं सकती थी इंग्लैंड की मलका कितना पैसा हमें मिलेगा। इसको जाओ 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 जाओ, और जल्दी से उसने एक अपना ऑर्डर लिखा, जिसको कहते हैं चार्टर। चार्टर लिख के दे दिया कि जाओ 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 जाओ। फिर उन्होंने बिजनेस मैनेजर का पूरी बात तो सुन लें, हम वहाँ पे अपने डायरेक्टर्स जो होंगे बनाएंगे, लेकिन डायरेक्टर्स यहीं रहेंगे इंग्लैंड में। मलका ने कहा ठीक है। तो मलका ने कहा, वहाँ इंडिया में कौन जाएगा? तो उन्होंने, इंडिया में हम अपने 3 गोरे यानी इंग्लैंड के लोग भेजेंगे, और वहाँ इंडिया में हम प्रेसिडेंसी बनाएंगे, इलाके बनाएंगे। मलका ने कहा, कैसे बना सकते हो, तुम लोग तो इंडियन नहीं हो, वहाँ के मुगल बादशाह तुम्हें मारेगा। उन्होंने कहा, नहीं, हम मुगल बादशाह से कह देंगे हम 3 इलाके आपके ले रहे हैं, और उसे डेवलप करेंगे, बनाएंगे और बिजनेस करेंगे, और कुछ भी नहीं, वो उन्हें क्या एतराज़ होगा? मलका ने कहा, ठीक है। कौन कौन से इदारे? उनका मद्रास, मुंबई और बंगाल।
तो ठीक है, इन इदारों में हम 3 गवर्नर बैठ जाएंगे। एक गवर्नर मद्रास का होगा, एक गवर्नर बंगाल का होगा, एक गवर्नर गवर्नर बम्बई का होगा। बोला ठीक है, मुंबई को कर लो, तुमने जो तुमने करना है करो, लेकिन मुझे 4 लाख पाउंड चाहिए सालाना, मुझे 4 लाख पाउंड चाहिए। उससे ठीक है, ये 24 तुम्हारे डायरेक्टर जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टर बोलेंगे आप। ये 24 डायरेक्टर इंग्लैंड में रहेंगे। 218 असल मालिक हैं। 24 लोग जो है वो कंपनी चलाएंगे, इंग्लैंड में रहेंगे। 3 लोग जो है वो जाएंगे इंडिया में और 3 इलाकों में कंपनी खोलेंगे, मद्रास, बम्बई, बंगाल में। क्योंकि बंगाल बहुत अमीर सूबा था। आज बांग्लादेश गरीब लगता है, लेकिन बहुत अमीर बंगाल था भैया। इतना सोना ही समझे था। इनकी मतलब एग्रीकल्चर इनकम बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ने नवाजा था बंगाल को। ये बंगाल ही इंडिया की सबसे, समझो कि जैसे कराची नहीं है पाकिस्तान का, ऐसा बंगाल था पूरे इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब क्या हुआ कि ये देखें कि पोर्चुगीज़ ने ये जो रास्ता जो है उनका जो बना हुआ है इंडिया यूरोप से इंडिया का, ये नुक्ते शुरू हो रहे हैं पोर्चुगीज़ से और ये नुक्ते जा रहे हैं इंडिया तक। ये 1488, बहुत साल पहले, तकरीबन कितने साल, तकरीबन 1488, 12, 15, 630 साल पहले तकरीबन ये रास्ता निकाला था। और ये पोर्चुगीज़ इंडिया आया करते थे और यहाँ पे ट्रेडिंग किया करते थे पोर्चुगीज़ जो थे। और बीच में केप, देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप, COGH। ये इसलिए था कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जगह थी जहाँ ये लोग आते थे, पानी की जहाज में थक जाते थे, यहाँ रेस्ट किया करते थे और फिर यहाँ से 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ जाया करते थे। पहले ज़माने में जहाज़ इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे ना, तो उसकी जहाज़ों को जो पायलट था, कप्तान था, उसको आराम चाहिए होता था। ये जगह थी केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे ये लोग आराम के लिए रुकते थे। ठीक है ना, ये भी जगह याद रहनी चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मलका ने जो परमिशन दी वो ये दी कि स्टेट ऑफ मैगिलन जो है, वहाँ का जो इलाका, वहाँ से लेके केप ऑफ गुड होप के वेस्ट के इलाके तक आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। इस इलाके में मैं आपको इजाज़त देती हूँ। जिस इलाके में देखिए इंडिया भी कवर हो जाएगा, सारा ईस्टर्न एरिया आ जाता है। तो ये बड़े खुश हो गए। देखिए बेसिकली ये तो खुद इंडिया में इंटरेस्टेड थे और चाइना में। लेकिन मलका ने इतनी बड़ी इनको एरिया की इजाज़त दे दी। जो आपको नजर आ रहा है ये गुलाबी गुलाबी, इस एरिया में इनको मोनोपोली दी थी 15 साल की। 15 साल तक कोई और इंग्लैंड का बिजनेसमैन नहीं जाएगा। आप लोग 218 लोग जो हैं वही बिजनेस करेंगे। ठीक है, अगर कोई और इंग्लैंड से आने लगेगा, हर आदमी इंग्लैंड से आने लगेगा, तो फिर तो कंपटीशन हो जाएगा ना, बिजनेस में चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चाहते थे हम लोग ये बस हम ही रहे वहाँ पे, नया कोई बिजनेसमैन इंग्लैंड से ना आए, कहीं और से आ जाए लेकिन इंग्लैंड से ना आए। क्योंकि मलका जो थी एलिजबेथ, वो तो सिर्फ इंग्लैंड पे ही पाबंदी लगा सकती है ना, किसी और मुल्क फ्रांस पे तो पाबंदी नहीं लगा सकती, डच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकती, उसकी तो मलका नहीं थी। सही है ना, तो ये था मसला। ओके, तो फिर इंग्लैंड को ये रोका था, इंग्लैंड का कोई और आदमी वहाँ ना आए। ठीक है, तो ये 218 ने काम शुरू कर दिया और क्या किया, 24 डायरेक्टर अपॉइंट किए और डायरेक्टर के नीचे 3 गवर्नर अपॉइंट किए। गवर्नर को आप यूँ समझ लें कि आजकल कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हर कंपनी में एक होता है। तो इनमें एक तरह से 3 अलग अलग जगहों पे, मद्रास, बम्बई और अ, मद्रास, बम्बई में और एक और जगह मैंने बताई थी आपको, वहाँ पे इन्होंने जो है बंगाल, मद्रास, बम्बई, बंगाल में इन्होंने जो बिजनेस खोला और ये इंडिपेंडेंट था, अलग अलग था। यूँ समझ लें कि 3 कंपनियाँ खोली, लेकिन वो थी एक ही कंपनी, लेकिन वो अलग अलग था मामला। यानी कि मद्रास को बंगाल से कोई ताल्लुक नहीं था, बंगाल को बॉम्बे से कोई ताल्लुक नहीं था, अलग अलग काम कर रही थी। और 3 गवर्नर थे उनके, 3 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, 3 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जो उसको देखा करते थे। आगे बढ़ जाओ। अब देखिए इस पूरे चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। पहला कॉलम देखते हैं, क्वीन एलिजाबेथ 1 ने इससे चार्टर पास किया। ठीक है,
15 साल के लिए मोनोपोली दी। 4 लाख पाउंड का था, मुझे दोगे, मलका को चाहिए थे हर साल। और ये कंपनी जो है वो 1615 से लेके 1768 तक 4 लाख देती रही। अब एक सवाल उठता है कि ये 15 साल क्या किए? 1600 में जब इसको क्वीन ने कहा था जाओ जाओ जाओ, ये 15 साल क्या हुए? 15 साल में ये हुए, मैंने आपको बताया था दूसरे कॉलम में देखें, पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया में ट्रेड करते थे, तो इंडिया में उन्होंने घुसने नहीं दिया। तो वो पोर्चुगीज से इंग्लैंड का बड़ा खड्डा हुआ, और फिर बड़ी मुश्किल से वो पानी के जहाज़ों की जंगें हुई, और फिर बड़ी मुश्किल से 8 साल के बाद ब्रिटिश इस काबिल हुआ कि वो इंडिया में आ सके। फिर क्या हुआ? ये 8 साल यहाँ गुजर गए। अब मसला आगे तक मुगल बादशाह इस ज़माने में आ गया था जहांगीर। जहांगीर का ज़माना था, जहांगीर 1605 में आ गया था। तो जहांगीर के ने इन लोगों को मना कर दिया कि तुम लोगों के यहाँ बिजनेस नहीं करोगे, वापस जाओ। उन्होंने जहांगीर को रिश्वत दी, मना कर दिया। फिर जहांगीर को उन्होंने ट्रैप कर लिया, डांस पार्टी, लग्जरीज, पीना पिलाना और क्या, समझ गया ना सब कुछ चीज़ें। और इंग्लैंड की जो खास खास तोहफे सब दिए, तो वो इम्प्रेस हो गया और उसने अलाउ कर दिया, ठीक है ना। और फिर इसके घर में इसका शायद बेटा था, बीमार हो गया था, तो उसको भी इलाज कर दिया। और ये कारनामा जाता है कि इंग्लैंड के बादशाह को मलका तो 1603 में क्वीन एलिजाबेथ ख़त्म हो गई थी बेचारी, तो उसकी जगह आया था बादशाह किंग जेम्स वन। क्योंकि ट्यूडर फैमिली ख़त्म हो गई थी, इस मलका की ने शादी नहीं की थी, इसकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसको कोई बॉडीली डिफेक्ट थी इसके अंदर, तो इसकी शादी नहीं हुई थी। तो ट्यूडर फैमिली की जगह दूसरी फैमिली आ गई, जेम्स फैमिली, और ये जेम्स वन आया बादशाह इंग्लैंड का, ठीक है ना। तो इसने सर थॉमस रॉ लिखा है ना, इसको भेजा, इसी ने सारी लग्जरी वगैरह में ट्रैप कर लिया जहांगीर को, तो जहांगीर से इजाज़त दे दी। कॉलम नंबर 3 भी ख़त्म हो गया। अब आ जाए नंबर 4 पे। तो अब इंग्लैंड ने क्या किया, अपनी 4 फैक्ट्रियाँ बनाई 1619 से 1690 के दरमियान, सूरत में, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में। SMBC याद रख लीजिएगा, ईयर याद नहीं कीजिए। फिर फैक्ट्रीज जो थी वो बनाई, और फैक्ट्री में इस्तेमाल किया था। फैक्ट्री को में मशीनें नहीं लगाई, क्योंकि मशीनें नहीं लगा रहे थे, ये तो सिर्फ क्या कर रहे थे, माल खरीद रहे थे और बेच रहे थे। माल क्या लेके जाते थे बताता हूँ। तो इन्होंने फैक्ट्री को गोडाउन के लिए रखा ताकि माल सेव करें, उसमें अपने सोने के लिए जगह रखी, तो इंग्लिश अंग्रेज़ों ने अपने लिए जगह अलग बनाई थी, और सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने लिए उन्होंने रखे, फौजी रखे जो उनकी सिक्योरिटी था। गोरे थे, इन्हें डर लगता था कि गोरी गोरी लड़की औरतों को लेके आए थे अपनी फैमिली को, तो कोई भी अटैक कर सकता है। फिर फ्रांस दुश्मन था, आपको पता है इंग्लैंड का, तो उन्हें गार्ड्स चाहिए थे। और फ्रांस भी आपको पता है मौजूद था इंडिया में, डच भी मौजूद था इंडिया में, पोर्चुगीज़ भी मौजूद थे इंडिया में, और क्या नाम है, ये सारे दुश्मन थे इंग्लैंड के, इसलिए उन्होंने अपने साथ गार्ड्स भी रखे हुए थे। और इनके ख्वाब ये थे कि हम इंडिया पे कब्जा करेंगे, इसलिए भी गार्ड्स लेके आए थे। बहुत बदमाश थे ये अंग्रेज, तो ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं था, मशीनें वगैरह नहीं थी। अब आज 3 बड़ी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ लगाई इन्होंने, एक बंगाल में लगाई जिसको कहते थे फोर्ट विलियम, ठीक है ना। और फोर्ट विलियम में जो ये जो गवर्नर था उसको किसने अपॉइंट किया था, वो जो 24 लोग हैं ना इंग्लैंड में रहते हैं डायरेक्टर्स, उन्होंने अपॉइंट किया था। डायरेक्टर कौन है, जिनको 218 मालिकों ने अपॉइंट किया है, डायरेक्टर को 218 लोगों ने अपॉइंट किया है, ठीक है। 24 डायरेक्टर, और 24 डायरेक्टर ने गवर्नर को अपॉइंट किया, 3 गवर्नर अपॉइंट किए, देखिए मैंने बताया था आपको, बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में। उन्होंने 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई, फैक्ट्री के नाम याद कर लें, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और बम्बई कैसल, ये बना ली, ठीक है ना। ये तीनों गवर्नर किसको रिपोर्ट करते थे, डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करते थे, मालिकान को, जो 218 थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या वो ट्रेडिंग आइटम्स क्या थे जो ये लोग इंडिया से खरीदते थे, वो खरीदते सॉल्ट पेट्रे, जो गन पाउडर, जो पिस्तौल में गोली बनाने के काम आता है, और कपड़ा रुई खरीदते थे, रुई और सिल्क, ये लेते थे बस। ये इंडिया से लेके जाते थे, और इंडिया को क्या बेचते थे, कॉफ़ी और घोड़े, पर्शियन घोड़े बेचते थे लाके। इंडिया को पर्शियन घोड़े पसंद थे, तो ये लाके बेचते थे। जहांगीर ने
इन पर टैक्स लगाया हुआ था कि प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन बाद के हुक्मरानों ने जो आए, मुगल एम्पर फखरुद्दीन सयाब जो थे, 90 या 10वें बादशाह थे ये, इन्होंने क्या किया, टैक्स माफ़ कर दिया और कहा कि इंग्लैंड से आप टैक्स के बगैर काम करें। लोकल इंडस्ट्री, जो लोकल इंडियन था, वो टैक्स पे कर रहा था, लेकिन ये जो थी कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही थी, जिससे बहुत इंडियंस जो थे बड़ा दुखी हो गए थे, बादशाह ने गलत किया। पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बड़ी खुश हो गई थी। अब मैंने आपको बता दिया है, पहले पोर्चुगीज थे इंडिया के अंदर, वो घुसे हुए थे, उनके साथ साथ इंडिया भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी घुस गई। अब 2 ईस्ट इंडिया कंपनियां घुस गई इंडिया के अंदर। पोर्चुगीज तो पहले से थे, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 कंपनियां थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी घुस गई थी। अब बाद में आखिर में फ्रांस भी आ गई थी। ठीक है, यानी बड़ा मसले हो गए थे इनके साथ। और आगे बढ़े, 8 ईयर मैंने जैसे बताया कि डिस्प्यूट हुई और 1608 में ये लड़ाई जो हुई थी उनकी पानी के जहाज़ों में हुई थी। सही नहीं तो मैंने ऐसे कार्टून बना दिया। नेवल फोर्ट हुई थी और ये ब्रिटिश फिर आकर इंडिया पहुंच गए थे। और 1615 में तो जहांगीर ने इजाज़त दे दी थी बिजनेस करने की। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब हिस्ट्री देख लीजिए। तो जो जो तो बदमाशों की, पोर्चुगीज 1498 में आए थे, डच 1602 में आए थे, इंग्लिश 1600 में आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के ज़माने में आई थी 1664 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अकबर के ज़माने में आ गई थी, लेकिन उसको रोक लिया था पोर्चुगीज़ ने। तो ये बेसिकली अंदर जब आई तो उस वक्त जहांगीर का ज़माना आ गया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो अकबर के ज़माने में आ गई थी। पोर्चुगीज़ तो अकबर के ज़माने में मौजूद थी, बल्कि बाबर के ज़माने में मौजूद थी। ठीक है ना, बाबर के ज़माने से पहले से थी। डच अकबर के ज़माने में आई है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दाखिल हुई है वो जहांगीर का ज़माना था, जो 1608 में दाखिल हुई है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो औरंगजेब के ज़माने में आई है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। पोर्चुगीज़, डच आ गए थे पोर्चुगीज़ के बाद 1602 में। ठीक है ना, आप इस पोर्चुगीज़ में तो 1628 लिखा है। ये कंपनी 1628 में बनी, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पोर्चुगीज़ बगैर कंपनी के काम तो कर रहे थे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, इंटर हुई 1608 में, जहांगीर का ज़माना था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के ज़माने में आई और बहुत जंगें हुई हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्नेटिक वार्स। उसमें पढ़ाऊंगा कार्नेटिक वार 1 2 3 3 वार। उसमें तबाही मचाई है इन्होंने इंडिया के अंदर, इतनी जंगें लड़ी हैं दोनों ने। जंगें इंडिया के अंदर लड़ रहे थे, इंडिया का बेड़ा गर्क कर रहे थे, लूट रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। जंगली थे, बिल्कुल जंगली ये लोग। अब पढ़ लिख लिए, पर जंगली जानवर थे। तो इंडिया के टॉप 6 बादशाहों के नाम है क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद कैसे करेंगे? बादशाह। और दूसरी बात ये लगातार है बाप बेटे। बाबर बाप है, हुमायूं बेटा है, अकबर उसका बेटा है, जहांगीर उसका बेटा है, शाहजहां उसका बेटा है, औरंगजेब शाहजहां का बेटा है। ठीक है, तो आपके सामने के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है वो जहांगीर के ज़माने में आई, क्योंकि 1608 तक से पोर्चुगीज़ ने रोका हुआ था। और ब्रिटिश ये जो है वो, यहाँ पे गलत हो गया, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अकबर के ज़माने में आ गई थी। और मैं लिखना भूल गया, अकबर के ज़माने में आ गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है औरंगजेब के ज़माने में थी। पोर्चुगीज़ जो थी कंपनी वो तो बहुत पहले से थी, जब 1488 से थी। मेरे ख्याल 1498 है, मैंने 88 गलत लिख दिया, 1498 है। ठीक है ना, ओके ठीक है। ये देखिए, ये वो जगह है जो जहांगीर ने 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज़ को हटा के आ तो गई इंग्लैंड में, तो जहांगीर ने रोक लिया इनको। तो ये देखें, टॉमस रॉ है, कदमों में खड़ा हुआ है जहांगीर के, और उनसे कह रहा है, लालचे दे रहा है, ऑफरिंग कर रहा है कि हमें इजाज़त दे दो, हम गरीब लोग हैं, हमें इजाज़त दे दो। कदमों में खड़ा हुआ है। तो ये कल आगे चल के किसी को बोला था, ये अंग्रेज़ लोग इन मुग़ल लोगों को खा जाएंगे। कैसी स्टोरी पलटती है, देखिए, कभी दिन कभी रात। ये बादशाह जहांगीर बैठा हुआ है
और ये थॉमस रो है, जो देखिए इससे नाम भी आपके सामने आ रहा है, जो जहांगीर के सामने खड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है कि हमें इजाज़त दे दो, और फिर नहीं दी तो उसने बस फिर इसको अय्याशियों में लगा दिया। ये देखिए ये होने लगा डांस मुजरा पीना पिलाना बस, और फिर ये कि इंग्लैंड के तोहफे, तो जहांगीर इम्प्रेस हो गया और उसने अलाउ कर दिया। लेटर है जहांगीर का, इंग्लिश ट्रांसलेशन गूगल में मिल जाएगा आपको, पढ़ लीजिएगा कि जहांगीर ने इजाज़त दी थी आइए जेम्स बादशाह को, क्योंकि आप कहेंगे मलका तो 1603 में मलका चली गई थी, खत्म हो गई थी, तो जेम्स आ गया था उसकी जगह ना, इसको लिखा है इसने जेम्स का लेटर। ब्रिटिश हमारे इंडिया से इम्पोर्ट करते थे, हम उस वक्त इंडियन थे, इसलिए हम कह रहा हूँ मैं, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो ये गन पाउडर और ये सिल्क और ये रुई, ये 3 चीज़ें इंडिया से लेके जाते थे। तो बदले में देते क्या थे, पैसा देते थे थोड़ा, और ये घोड़े दे देते थे पर्शियन, और कॉफ़ी दे दिया करते थे। ये था टोटल जो बिजनेस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो 1615 से 1647 तक 23 फैक्ट्रियाँ इन्होंने बनाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और मेन फैक्ट्रियाँ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बंगाल, मद्रास और बम्बई में बनाई, ठीक है। मुगल बादशाह जो था फर्रुखशियार, उसने इनको कहा कि टैक्स मत पे करो, आप ज़ीरो टैक्स दें, ज़ीरो टैक्स मतलब मत दें, टैक्स ही ना दें। और लोकल जो इंडियंस थे वो रोने लगे, देखें हम तो टैक्स देंगे, ये लोकल इंडिया अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो उसे 40,000 मुगल को देना पड़ेगा टैक्स, और अगर ब्रिटिश कमाती 1 लाख रुपए तो मुगल उससे टैक्स नहीं देगा, तो ये तो बड़ा तो ज्यादती होगी ना, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये मुगल ने क्यों किया था इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल ये ज्यादती हुई। और बिफोर 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया was only doing trading, no political activities। 17 जब से लोग आए 1615 से ये आ गए थे ब्रिटिश की बिजनेस करने के लिए, जहांगीर ने इजाज़त दे दी थी 1615 में, और 1757 तक ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में छुप के काम कर रहे थे, खुल के काम नहीं कर रहे थे। ज़्यादा तवज्जो देते थे ये लोग, सियासत में नहीं देते थे, ये ज़्यादातर था कि इस वक्त इंडिया को खा जाओ, लूट के खाओ, ये तवज्जो थी। अब देखिए टोटल बंगाल जो है, इसको अक्सर लोग सोचते हैं बांग्लादेश जो नीला रंग का है वो इतना बड़ा है आज, लेकिन जब इंडिया में 1700 में बंगाल इतना बड़ा था, बिहार भी बंगाल में था, वेस्ट बंगाल भी बंगाल में था, उड़ीसा भी बंगाल में था। अब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तो इंडिया का पार्ट है, बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, वो अलग हो गया, बिहार इंडिया का पार्ट है। ये बहुत बंगाल इतना बड़ा होता था, इतना अमीर जन्नत, यकीन माने बहुत अमीर, इंडिया का कराची था ये, इतना बड़ा। तो पाकिस्तान का कराची क्या है, सबसे बड़ा कमाने वाला है ना, तो इंडिया में जो बंगाल था ना वो इतना कमाने वाला मतलब सूबा था इंडिया का, जिसको अंग्रेज़ों ने, ज़ाहिर है इस पर लालच थी, अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा किया, मद्रास पे कब्जा किया, उसके बाद मैंने बताया था बम्बई पे खास जगह अंग्रेज़ों ने चुनी थी। किंग ने, औरंगजेब ने क्या किया कि 1700 में मुर्शिद कुली को कहा कि तुम बंगाल संभालो, और बंगाल में कौन कौन बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार शामिल थे, इसको दे दिया मुर्शिद कुली को। औरंगजेब ने कहा अब आप ये संभालिए, हमसे नहीं संभाल रहा किंग से, तो औरंगजेब ने इनको दे दिया था। तो ये किंग औरंगजेब ने, ठीक है। तो मुर्शिद कुली इसको देखा करते थे। बंगाल आहिस्ते आहिस्ते इंडिपेंडेंट होने लगा, क्योंकि औरंगजेब ने मुर्शिद कुली को दिया। औरंगजेब के मरने के बाद जो बाकी बादशाह आए वो बस आपस में लड़ने लगे, सारे पता मुगल बादशाह में लड़ाई हुई, कोई स्टेबल बादशाह तो आया नहीं औरंगजेब के बाद। तो मुर्शिद कुली जो था वो टैक्स पे करता था, मुगल के बंगाल से जितना चावल बिकता था, जितना गंदम बिकता था, उसके पैसे देता था किसको, औरंगजेब को। उसके बाद औरंगजेब के लोगों को फिर उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता देना बंद करना शुरू कर दिया। और कैपिटल जो था औरंगजेब ने ढाका को बनाया हुआ था, लेकिन मुर्शिद ने इसको मुर्शिदाबाद को कैपिटल बना दिया। जैसे पहले कादिर ने कराची को कैपिटल बनाया था, अयूब खान ने इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया। इस तरह मुर्शिद कुली ने ये चेंजेस की, एक चेंज किया, एक तो ये किया कि बादशाह को पैसे देना कम किए और कैपिटल चेंज कर दिया। फिर इसके ये हो गया, मुर्शिद कुली ने किया
फिर फर्रुख शैयार जो थे, जो औरंगज़ेब के बाद आए, बादशाह बने 10वें या 9वें, उन्होंने मुर्शिद से कहा कुली से, तू बंगाल का ड्यूक बन जा, नवाब बन जा। उसने नवाब बना दिया। तो ज़ाहिर बात है उसने आहिस्ता-आहिस्ता अलग होना शुरू हो गया। फिर उसने टैक्स देना कम कर दिया। और फर्रुख शैयार ने एक और काम किया, एक मेहरबानी मुर्शिद पे कर दी और एक मेहरबानी ब्रिटिश पे कर दी। तुमसे वो जो मैंने अभी बताया आपको कि कहा टैक्स मत दो, तुम लोग फ्री में काम करो। फिर क्या हुआ, फर्रुख शैयार ने ये इस काम से मुर्शिद कुली को मौका दे दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, और बंगाल जो था टोटली वो इंडिपेंडेंट होता चला गया। मुर्शिद कुली ने रूल किया 1717 से लेकर 1727 तक हुकूमत की। उसके बाद उसकी कोई औलाद नहीं, बेटा नहीं था। उसने अपने दामाद को नवाब बना दिया। दामाद का नाम था शुजाउद्दीन। ये दामाद जो था 12 साल इसने हुकूमत की, 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन ने हुकूमत की। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं, मैंने जिस लिखा ड्यूक बना दिया किसने, फर्रुख ने मुर्शिद कुली को। मुर्शिद कुली ने अपने बाद शुजाउद्दीन को बना दिया। ठीक है, तो वही वाली बात मैंने आपको समझाई, तो अलग से लगे रही ताकि याद रह जाए दिमाग में, आप लोगों के बैठ जाए ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ पूछे। इसके बाद क्या हुआ, फर्रुख शैयार ने अपने बेटे को सरफराज खान को वो ड्यूक बना दिया। इसका बेटा लेकिन कमज़ोर आदमी था, लीडरशिप नहीं थी उसके अंदर। तो जो शुजाउद्दीन था ना, इसका बाप अच्छा था, सरफराज में क्वालिटी नहीं थी। तो शुजाउद्दीन का जो आर्मी चीफ था ना, उसने क्या किया, इसके बेटे सरफराज, शुजाउद्दीन मर गया तो सरफराज को क्या किया कि सरफराज को मार दिया और उसकी जगह तख्त पे बैठ गया। उसका नाम था इससे जो आर्मी चीफ का नाम था अली वर्दी। ठीक है ना। मुगल एम्पायर की मैंने बात बता दी थी। मुगल एम्पायर ने क्या क्या कहा था कि फर्रुख शैयार ने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स मत दो। फिर सिराजुद्दीन दौला आगे आएगा भी बताएंगे, कि उसने टैक्स कहा था गवर्नमेंट से कि दो, सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था दो, टैक्स दो। तो ये हम पढ़ेंगे सिराजुद्दीन दौला को। जब सिराजुद्दीन दौला को मार दिया था, फर्रुख शैयार तो कुछ तो समझ में आ गया ना आपके, उसे मना कर दिया था। ये वाली बात मैं बता चुका हूँ आपको। फिर क्या है, अली वर्दी ने टॉपल कर दिया। टॉपल मैंने हुकूमत का तख्ता पलट दिया और ऑक्यूपाई कर लिया और डीथ्रोन कर दिया सरफराज खान को। डीथ्रोन मतलब निकाल दिया और टॉपल कर दिया और खुद बैठ गया और खुद से हुकूमत चलाई। ठीक है ना। और ये इसको क्या नाम है, कि सरफराज खान के बाप ने बड़ी इज्जत दी थी, अपना आर्मी चीफ बनाया, डिप्टी सूबेदार बनाया बिहार का। लेकिन फिर भी इसने उसकी बेटे के साथ ये किया कि बेटे को मार दिया उसके, और फिर खुद कब्जे करके बैठ गया। ठीक है। और अली वर्दी ने हुकूमत की, काफ़ी लंबी हुकूमत की, लेकिन शुजाउद्दीन का बेटा 1 ही साल हुकूमत कर सका। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अली वर्दी ने लंबी चौड़ी हुकूमत की। उसके बाद अली वर्दी ने तो बनने लगा तो अपने नवासे को सिराजुद्दौला, अब ये नवाब सिराजुद्दौला जो आप सुनते हैं, उसको ये बंगाल का उसने नवाब बना दिया। तो अब मैं सवाल पूछता हूँ, सिराजुद्दौला बहुत अच्छे आदमी थे, आप लोग कहते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला किसकी जगह है, अपने नाना की जगह है। उनके नाना ने क्या किया था, अली वर्दी ने क्या किया था, उन्होंने अली वर्दी ने कत्ल किया था सरफराज खान का। ठीक है। और वो सरफराज खान था कौन, वो शुजाउद्दीन का बेटा था। तो क्या सरफराज खान का हक नहीं था सल्तनत में, था। अली वर्दी ने छीना ना, छीन कर कब्जा कर लिया और फिर जाते हुए अपने नवासे को देके चला गया। याद रखिएगा ये वाली बात। देखिए, अली वर्दी ने फोर्सफुली तख्त ले लिया किससे, सरफराज खान से। सरफराज खान एक कमजोर आदमी था, उसको मार दिया। ठीक है, अली वर्दी ने खुद बैठ गया। फिर क्या हुआ, इसी पीरियड में फ्रांस की और इंग्लैंड की जंगें बहुत हो रही थी। आपको बताया इंडिया में भी हो रही थी, फ्रांस और ब्रिटिश की। अमेरिका में भी जंग लड़ रहे थे लोग, बहुत सारी जगह पे फ्रांस और, अब आपके यहाँ फ्रांस अमेरिका में क्या कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश ने भी अमेरिका पे कब्जा किया हुआ था। फ्रांस ने इंडिया में भी फ्रांस और ब्रिटिश का कब्जा था। बहुत सारी जगहों पे फ्रांस और ब्रिटिश का कब्जा था। ये इनका दोनों कब्जा ग्रुप मशहूर थे, दो बड़े ग्रुप थे कब्जा, फ्रांस और ब्रिटिश। तो इनकी जंगें चल रही थी इस दौरान। दोनों वो गरीब हो गए थे, ब्रिटिश भी और फ्रांस भी। तो इसी दौरान सिराजुद्दौला इत्तेफाक से क्या नाम है ड्यूक बना, जो मैंने बताया इस पीरियड में ही बना इत्तेफाक से।
यंग आदमी था। तो इसने क्या किया, देखा कि किले बनाए हुए हैं, मोटी मोटी इमारतें बनाई हुई हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर, और फ्रांस ने भी बनाई हुई हैं। तो उसने कहा फ्रांस से इंडिया से ये क्यों कर रहे हैं आप, आपको ट्रेडिंग करनी है, नॉर्मल घर बनाए हैं और ट्रेडिंग करें, ये आप किले क्यों बनाने के लिए, तो फौजियों के लिए होते हैं, आप लोग हमारे मुल्क में क्या जंग लड़ने आए जो किले बना रहे हैं। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, नहीं नहीं हमें फ्रेंच से खतरा है, ब्रिटिश ने कहा, इसलिए हमने बनाए किले। फ्रांस ने कहा हमें ब्रिटिश से खतरा है, तो इसलिए किले आप खत्म करें और दूसरा टैक्स पे करें। उन्होंने टैक्स तो साहब मुगल एम्पायर ने फर्रुख ने तो मना कर दिया था टैक्स, तो यहाँ तो मुगल का हुकूमत नहीं है, बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया है, अब मेरी हुकूमत है यहाँ पे, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रिटिश नहीं मान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहने लगी नहीं नहीं नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान ली बात। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तो ख्वाहिश ही थी, हम इसलिए यहाँ कब्जा करना है। उन्होंने सोचा सिराजुद्दीन जरा ज़्यादा फैल रहा है, इसके क्या नाम है, नाना ने तो तंग नहीं किया था, अली वर्दी ने, या उससे पहले शुजाउद्दीन ने, ये तो थोड़ा फैल रहा है। अच्छा बेटा, सिराजुद्दीन ने जब इन्होंने बात नहीं मानी ना, सिराजुद्दीन ने क्या किया, जो इनके किले थे ना, किला विलियम फोर्ट वाला जो किला था, उसको, वो तो बंगाल में था, उसको आग लगा दी और उसमें लोग जल के मर गए और कुछ बहुत लोग भाग गए, और 142 जो थे वो उसमें औरतें बच्चे किले के अंदर मौजूद थे। उसने दरवाजे बंद कर दिए। अगले दिन जब दरवाज़ा खोला तो उसमें 142 में सिर्फ 26 लोग जिंदा थे, वो बाकी लोग धुएं से मर गए थे, सफोकेशन हो रही थी। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। इस सिराजुद्दौला ने किया था, विलियम फोर्ट किला का था, वो किला बंगाल में था, वो बंगाल का ड्यूक था, उसने ये किया। इस जब ये जो लोग भागे तो वो कहाँ पहुंच गए, आपको पता 3 गवर्नर थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। बंगाल का गवर्नर कौन था देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास गए, रॉबर्ट क्लाइव को बताया उन्होंने कि विलियम फोर्ट को जला दिया है सिराजुद्दौला ने। उसने कहा ऐसी तैसी सिराजुद्दौला की, उसने 3000 फौजी लिए और सिराजुद्दौला की पिटाई कर दी और सिराजुद्दौला हार गया। और फिर आखिर में इनको एक पीस ट्रीटी करनी पड़ी। पीस ट्रीटी माने पीस एग्रीमेंट, ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट किया और उसमें ये तय किया कि विलियम फोर्ट जो है किला दोबारा रिपेयर होगा और वो इंग्लैंड के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास रहेगा। आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया खुल के रखेगी, क्योंकि अब उसे खतरा है फ्रांस से भी और क्या नाम है, सिराजुद्दौला से भी। हम अपने सिक्के छापेंगे, वो चलाएंगे, आपकी करेंसी को यूज़ नहीं करेंगे। हमारी टैक्स एग्जम जो पॉलिसी है हमें माफ़ की थी मुगल एम्पायर ने, वो आप दोबारा रखें और हमें तिजारत की खुली छूट होगी। FACTT फैक्ट के बेसिस पे सिराजुद्दौला तो हारा हुआ था, उसने साइन कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अब जो ये गवर्नर था ना, गवर्नर था ना, 3 गवर्नर बनाए थे ना इंग्लैंड ने जब कंपनी बनाई थी, तो जो 3 गवर्नर हमेशा रहते थे। अब 1615 से गवर्नर चल रहे थे, एक उनको बुला लिया जाता था, फिर दूसरों को भेज दिया जाता था, ये सिलसिला चल रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को ने एग्रीमेंट तो कर लिया सिराजुद्दौला से, लेकिन उसे वही ब्लैक होल का जो वाकया हुआ था, जो आग लगाई थी किले के अंदर, वो उससे बहुत गुस्सा था रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव नफरत करता था सिराजुद्दौला से। एक दिन क्या किया, सिराजुद्दौला के आर्मी चीफ को उसने बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, ड्यूक बना दूंगा। कहाँ का, ये बंगाल का। और मीर जाफर की तो आंखें खुल गई, है बंगाल जैसे सूबे का मुझे क्या नाम है ड्यूक बनाएंगे। हाँ, तुम गद्दारी कर दो और फौज में बगावत कर दो, हम जंग करेंगे। तो ठीक है, इतना सही है। तो क्या हुआ, फ्रांस की जो कंपनी थी ना, वो भी बंगाल में थी, ब्रिटिश उससे भी नफरत करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस की कंपनी पे आग लगा दी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री में। तो उस पर सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, क्योंकि वह ड्यूक था बंगाल का। उसने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं, मैंने मना किया था आप लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ये मेरा मुल्क है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जो गवर्नर था ना उस कंपनी का,
उसने अटैक कर दिया और बिलाखिर ये सिराजुद्दौला मर गया जंग में। इस जंग को बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं। बड़े आराम से समझा दी मैंने आपको, समझ में आ गई बैटल ऑफ प्लेसी क्या है। और इसके बाद पूरे बंगाल को कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली दफ़ा कि हुकूमत पर कब्जा कर लिया। पहले यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ तिजारत करती थी और उसमें तिजारत में फ्रॉड कर रही थी। अब इनने एरिया, इंडिया का एरिया, अरे सुनो बाबा सुनो, इंडिया इंडिया का एरिया, इंडिया का एरिया, इंडिया का एरिया, और कब्जा किसका हो गया? कब्जा किसका हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये कंपनी अब ट्रेडिंग के अलावा एक इंडिया के एरिया के ऊपर कब्जा करके बैठ गई। कौन सा एरिया? जो रिच 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 एरिया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इससे बड़ी खुशी क्या होगी, और उससे कब्जा कर लिया और ड्यूक खोखला नाम का पपेट, पुतला बिठा दिया मीर जाफर को कि तुम अब हुकूमत करो, ठीक है, जो हम कहेंगे वो करना। और खूब बंगाल लूटा लूटा। मीर जाफर को एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। इंसान था, शायद इससे एहसास हो गया मैंने गलत किया, कि मैंने क्या कर दिया। मेरे मुल्क का एक हिस्सा, इतना बड़ा कीमती हिस्सा मैंने अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। मैं गद्दारी अगर ना करता तो इस दफ़ा सिराजुद्दौला जो था वो जंग जीत जाता और अंग्रेज़ यहाँ से चले जाते। मैंने क्या किया, बहुत शर्मिंदा हुआ। और उसने फैसला किया कि क्या करे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में थी, उसको बुलाया और कहा कि इनको तुम लोग यहाँ, मैं तुम लोगों को बिजनेस दूंगा, तुम लोग यहाँ बिजनेस करना, तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल दो। और सिर्फ चाल चली थी कि दोनों आपस में लड़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ेंगी। डच एक मुल्क अलग है, ब्रिटिश एक मुल्क अलग है, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, कंपनियां इनकी लड़ेंगी और मैं हुकूमत करूँगा आराम से। ये दोनों मर जाएंगे और मैं जो जीतेगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा। लेकिन हुआ ये कि उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार के भगाया किसको? डच को। 1759 में भगा दिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटा दिया कि तुम तो हमने ड्यूक बनाया, तू हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तू हट जा मीर जाफर। बड़ा वफादार बन रहा है मीर जाफर। लोग मीर जाफर को गलत कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मीर जाफर गलत था शुरू में, लेकिन वो सुधर गया था बाद में। लेकिन उसके सुधरने का फायदा नहीं था, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा तो वो दे चुका था, बेवकूफ़। अब उसका दामाद मीर कासिम जो है वो बन गया ड्यूक बंगाल का, ठीक है ना, बंगाल का ड्यूक बन गया। बड़ा बेगल बने से इसको चाहिए था मीर कासिम को, वो ऐसा ना करता, लेकिन उसने कर लिया और बड़ा कुछ। लेकिन मीर कासिम को भी एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। उसने क्या किया, मुगल एम्पायर जो थे शाह आलम II को मिलाया और शुजाउद्दीन जो अवध के थे उनको भी मिलाया। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि बैटल ऑफ बक्सर करते हैं और क्या करते हैं, अंग्रेजों को मार के भगाते हैं। तो यही हुआ। क्या हुआ, मीर कासिम ने जंग शुरू की, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। उस जमाने में रॉबर्ट क्लाइव जो था इंग्लैंड गया हुआ था, इंग्लैंड ने बुलाया था इसको, उसने बड़े कारनामे किए थे भाई, रिच सूबा दिला दिया था भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इतना बड़ा इसको बुलाया इंग्लैंड में, और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी इसको PhD दी। शर्म आनी चाहिए ऑक्सफोर्ड को, उसे इस गलत हरकत में PhD दी इसको। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ग्रेजुएट भी नहीं था, इंटर पास था या मैट्रिक पास था, लेकिन फौज का हमारा वो कर्नल वो था, कर्नल था। मीर कासिम ने सोचा मौका अच्छा है, ये रॉबर्ट क्लाइव गया हुआ है, इसने अटैक कर दिया। और इसके साथ कौन कौन थे, 2 लोग और थे, मैंने बताया था कौन कौन, शाह आलम और शुजाउद्दीन अवध के जो थे। ये फौज लेके आ गए, 40,000 फौज थी इनकी। जो 3 पावर्स थी हैं, एक बंगाल, दूसरा अवध और तीसरा जो था शाह आलम मुगल का। 40,000 फौज लेके आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास सिर्फ 10,000 फौजी थे। लेकिन उस वक्त इनका लीडर भी नहीं था, ये हेक्टर मुनरो, ये इस वक्त सेकेंड लीडर था। उसने लीड किया और 3 घंटे में जंग खत्म हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। शाह आलम II ने सरेंडर कर दिया और शुजाउद्दीन ने भी सरेंडर कर दिया। अमीर कासिम भाग गया। अराइवल हुआ, रॉबर्ट क्लाइव वापस आया। उसने कहा भाई ये क्या मुसीबत हुई, जंग हुई। तो इलाहाबाद में गया और इलाहाबाद में बुलाया किसको, शाह आलम को भी बुलाया और इसके अवध के जो था ड्यूक, क्या नाम था उसका, शुजाउद्दीन, उसको भी बुलाया। और शुजाउद्दीन से कहा देखो अवध हमारे हाथ में, जीत चुके हैं जंग में, है ना,
उसने जी सर, अब तुम्हारे पास कोरा और इलाहाबाद है, ये हमें दे दो और अवध हमसे ले लो। उसने कहा ठीक है, बड़ा खुश हो गया, कोरा और इलाहाबाद दे दिया उसने रॉबर्ट क्लाइव को, वापस ले लिया अवध को। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इस कोरा और इलाहाबाद को दे दिया शाह आलम टू को। उसने सर मैंने तो आपसे गद्दारी किया, मुझे तोहफा देना है, मैं तोहफा नहीं दे रहा हूँ, ये पहले ले लो, तुम्हें जगह चाहिए होगी रहने के लिए, कोरा और इलाहाबाद में तुम लोग रहो मुगल, और अब तुम लोग पूरे इंडिया से जो टैक्स लेते हो, स्पेशली बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से जो टैक्स लेते हो, वो टैक्स हम लेंगे, अब तुम नहीं लोगे, और तुम चुपचाप दौड़ लो, ये दो तुम्हें इलाके मैंने दे दिए हैं, इलाहाबाद और कोरा में जाओ, चलो। और अवध का बादशाह जो था ड्यूक उठने लगा, उसने कहा रुको, तुम्हें अवध दे दिया हमने वापस ना। उसने कहा जी सर दे दिया, शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं है, हमने तुमसे अवध वापस किया है, उसके बदले हमने तुम्हें कोरा और इलाहाबाद दे लिया है, तो अभी डील हो गई ना। तो उसने कहा लेकिन एक डील और होगी। क्या? अवध में तुम्हें फौज चाहिए? हाँ फौज तो चाहिए मुझे। फिर अब वो फौज हम देंगे तुम्हें, और उससे तुम हमें पैसे देना और अपनी फौज को हटा दो, और फौज जो है हम देंगे तुम्हें, और हर महीने में फीस चाहिए होगी। दे भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया धंधा शुरू कर दिया, ट्रेडिंग के लिए आए थे, बिजनेस के लिए आए थे, अब टैक्स भी दे रहे हैं और ये फौज देंगे अवध को, और उसके बदले फीस पैसे लेंगे, इसमें भी कमाएंगे, यानी सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं फौज की। उसने कहा ठीक है भाई। और ये दूसरी बड़ी सक्सेस थी इनकी, अंग्रेजों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी तक इंग्लैंड नहीं आया है, इंग्लैंड ने अभी तक कंपनी भेजी हुई है, याद रखिएगा, और ये कंपनी सारे काम कर रही है। इंग्लैंड को इतना पता नहीं है ज़्यादा, कहीं कहीं मदद कर देता है वो, और जब कमा के देती है कंपनी तो तारीफ कर देता है, ठीक है ना। बाकी ये कंपनी खुद इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ें तो पहली कामयाबी क्या थी कि वो 1557 में जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी की और सिराजुद्दीन को हरा दिया, सिराजुद्दीन दौला को, अब बंगाल उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एक, और दूसरी कामयाबी अब हुई कि इन्होंने टैक्स के पावर ले लिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। तीसरी कामयाबी क्या है, ये दूसरी, पहली कामयाबी भी 1757 में हुई। अब 1765 में क्या कामयाबी हो रही है कि एक तो आपको इन्होंने मुगल एम्पायर से पूरी राइट ले लिए टैक्स के, दूसरा क्या ले लिया कि फौज के पैसे दे रहे हैं अवध से, ठीक है ना। और ये दो कामयाबी अभी हो गई अब इनको, एक कामयाबी इनको 1757 में हुई थी। तो इसका मतलब हो गया 1757 से 1765 तक कितने साल हो गए? 8 साल में इनको तीन कामयाबी आई। बंगाल आ गया इनके पास, टैक्स कलेक्शन आ गई, और फौज की फीस आने लगी अवध से। ये थी इनकी कामयाबियाँ। ये शायद ये आप मेरे ख्याल स्लाइड इसके बाद और हुई तो पढ़ेंगे। सलवात पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बना इग़फिर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ अन्ना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब देखते हैं इंडिया ऑफ बंगाल जो है, इसकी पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखें, औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली को दिया, तुम लुक आफ्टर करो। मुर्शिद कुली ने ऑलमोस्ट उसके ही हाथ में आ गया। फिर उसने अपने दामाद शुजाउद्दीन को दिया, शुजाउद्दीन ने को दे के गया मुर्शिद कुली। शुजाउद्दीन ने अपने बेटे सरफराज खान को दिया, ठीक है ना। फिर क्या हो, सरफराज खान से अलीवर्दी ने छीन लिया फौज के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, ठीक है ना। और ये कौन था अलीवर्दी? अलीवर्दी जो था उसका सरफराज के बाप का बहुत बड़ा आर्मी चीफ था, लेकिन बेटे के साथ उसने गद्दारी की। फिर क्या, अलीवर्दी जब चला गया तो उसने अपने नवासे सिराजुद्दीन को हुकूमत दी। सिराजुद्दीन से हुकूमत, सिराजुद्दौला से हुकूमत जो है वो अंग्रेज़ों ने छीन के मीर जाफ़र को दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर उससे मीर जाफ़र से छीन के उसके दामाद मीर कासिम को दे दी। अच्छा, मीर जाफ़र याद है ना, आर्मी चीफ था किसका? सिराजुद्दौला का। और फिर मीर जाफ़र से हुकूमत छीन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किसको दे दी? मीर कासिम को दे दी। मीर कासिम में भी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को के साथ गद्दारी की, अपने मुल्क के साथ वफा करने की कोशिश की, गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने उससे छीन के गवर्नर को दे दी कि अब गवर्नर नहीं चलाएगा, दौड़ो कि तुम लोग पहले वो गद्दारी करते हो फिर वफादारी करते हो, क्या लोग हो तुम लोग। ये थी टोटल स्टोरी। आई होप